डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मतलब तुम लोग की इस जमीन में अब खेतीबाड़ी नहीं होते हैं? कौन करेगा? पिताजी ने गांव छोड़ने की कुछ सालों तक तो मजदूर लगाकर खेती करवाते थे और उसी का अनाज शहर के घर लेकर जाते थे। अब यहाँ खेतीबाड़ी के लिए कोई नहीं मिलता। पढ़ाई के सिलसिले में गांव के जवान लड़के लड़कियाँ शहर चले गए। नौकरी की तलाश में भी लोग शहर चले गए। अब गांव में ठहरे बुजुर्ग लोग, वो लोग खेती कैसे करेंगे? इसलिए सारा खेत ऐसे ही पड़ा हुआ है। समझा, सबको शहर के मुंह खींचती है। वही तो, सब पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए गांव से शहर निकलने लगे और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर से गांव चली आई हूँ। किस्मत भी क्या रंग दिखाती है। यहाँ मेरी फर्स्ट क्लास डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। लाख चाहने पर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी तहस नहस हो रही है और मैं खुले आंख देखने के सिवा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। चलो चलते हैं। मैं और खेती, तुम अच्छी तरह जानते हो, कृषि महिलाओं के लिए नहीं होती। नैना, बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुमको औजार लेके खेती में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हालांकि मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस कृषि क्षेत्र में तुम्हारे तरह उच्च शिक्षा वाले युवाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्नत विज्ञान सम्मत कृषि प्रणालियों के बारे में तुम लोग को जितना जानकारी होगा उतना गांव के साधारण किसानों को कभी पता नहीं होगा। और तुम्हें देखकर गांव के और भी पढ़े लिखे युवा निकल आएंगे और देखना, यहाँ से ही एक कृषि विप्लव का शुरुआत होगी। सासा जी, मैं खुद जिला कृषि विभाग के ऑफिस जाकर वहाँ के ऑफिसर से मिला था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि BGREI मतलब ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया नामक केंद्र सरकार के योजना की तहत हमारे कृषि खंडों में बहुत सारे सुविधाएं प्रदान की गई है। तुम सिर्फ खेती के लिए जमीन और लोगों की जुगाड़ करो, बाकी कृषि के लिए जरूरतें जितने सारे औजार, केमिकल, दवाई, ये सब सरकार देंगे। और तो और उन्नत मानदंड वाले धान के बीज भी सरकार मुफ्त में दे रहे हैं। पता है चाचा जी, अब तो इतने उन्नत मानदंड वाले धान आने लगे हैं ना, 1 हेक्टेयर जमीन पर 70 क्विंटल तक अनाज उगता है। बाप रे, इतना ज्यादा? इसीलिए कह रहा हूँ नैना, तुम वैसा करो जैसे मैं कह रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, पहले शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन देखना बाद में बहुत अच्छा लगेगा। पर खेती करेगा कौन? पहले तुम 2-3 लोगों को लेकर एक गोट बनाओ। शुरुआत में तुम लोग का जो जमीन ऐसे ही पड़े हुए है, यही से ही कृषि कार्यों की शुरुआत करो। ठीक कह रहे हो, पहले कम मात्रा से ही शुरू करते हैं। नैना, यहाँ पे कुछ किताबें हैं, ये रखो, इन सबको पढ़ना। यहाँ से ही तुमको सरकारी हर एक योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। सिर्फ BGREI ही नहीं, उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन नामक और एक योजना है, जिसके जरिए हमें दाल और माह वाले अनाज के फसलों के लिए सरकार से मदद मिलेगी। और एक है RKVY अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके जरिए हमें पावर टिलर और ट्रैक्टर के लिए 50% सब्सिडी और पंप सेट के लिए 10,000 रुपए सब्सिडी सरकार से मिलेगी। तो देखिए जनता,
अगर सरकार से इतने सहायता और अनुदान मिलने के बावजूद भी अगर हम नौकरी के तलाश में शहर भागने लगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग हमारे गुट का हिस्सा बनिए। मुझे आशा है कि अगर हम मिलजुल के एक साथ काम करेंगे तो इस मिट्टी में सोना उगेगा। तो आइए आज हम मिलकर बोलते हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब क्या दोनों भाई ऐसे मुंह लटकाकर बैठे रहोगे? अपने अपने बातें बताओ। किसे क्या कहना है कह दो। तुम नहीं कह सकती हो क्या? अब क्या मुझे ही बताना होगा? ठीक है, मैं ही कह देती हूँ। देखो रूपक, तुम लोग के बीच कितने भी झगड़े क्यों ना हो, पर हो तुम लोग एक ही माँ के बेटे ना? असल बात पे आओ। असल बात? तो तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? ठीक है, तो फिर सुनो। तुम चाहते हो तुम्हारे हिस्से को बेचना और हम चाहते हैं हमारे हिस्से को बेचना, पर अरे बात को क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? 2D पॉइंट बात करो ना। देख, हमारा ये जो प्लॉट है ये 1.5 कट्ठे का है। उसे 2 हिस्सा करते हैं तो 15 हिस्सा करके होता है। मैंने 2-3 कस्टमर से बात भी किया था, लेकिन इस तरह से पार्ट करके कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे मेरा प्रॉब्लम भी वही है, 2-4 जन आके चले गए। पता नहीं ये बुद्धे ने क्या सोच के घर बनाया। मरने से पहले भी परेशान करना नहीं छोड़ा। वो बात अलग है। देख, जल्द से जल्द पैसे तुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं उन लोगों को घर और जमीन पार्ट पार्ट करके नहीं चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर हम ये घर और जमीन एक साथ बेचकर पैसे बांट ले तो कैसा रहेगा? मैं भी वही सोच रहा था, अगर कोई ऐसा भर्ती मिले तो बात कर लो। अब देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। रुको रुको, अभी से इतना चहकने की कोई जरूरत नहीं है। पहले काम तो हो जाए। अरे हाँ, एक पार्टी है जो जमीन के लिए 50 लाख और घर के लिए 20 लाख देने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। वही तो, मैं तो चाहता हूँ जमीन के लिए 80 लाख और घर के लिए कम से कम 40 लाख मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, पर इतना भी शायद नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अच्छा तू ही बता, कितने में हम डील कर सकते हैं? जमीन का 70 लाख और घर का 30 लाख। मतलब 1 करोड़? पक्का? पक्का। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चाचा जी, अरे आलोक, आओ बैठो। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ, बात क्या है पता है? क्या बात है? वो जो हमारे पड़ोस का गांव है ना, क्या नाम है, जलपड़िया, सालबारी, रंगजूली, वहां से 10-12 लोग आए थे हमारी गोद की सदस्य बनने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि पहले ही साल में हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले पाएंगे क्या? और नैना भी अकेली है। क्यों नहीं ले पाएंगे जिम्मेदारी चाचा जी? हम उन गांव के लोगों को अपने अंदर लेकर एक एक उपगुट खुलवा देते हैं। हम बीच बीच में जाकर देख लिया करेंगे और जब भी जरूरत होगा तो कृषि विभाग के किसी अफसर को ले जाकर दिखाएंगे और कोई भी जानकारी लेनी होगी तो उनसे ले पाएंगे। ठीक कहा तुमने। नैना नहीं है क्या चाचा जी? वो गांव वाले के साथ खेत पर गई है। अगर तुम भी जाना चाहते हो तो आगे जाके दाएं मोड़ लेना, तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है चाचा जी, मैं वहां से होके आता हूँ। जाओ। सुनो आलोक, वो हमारे मतलब उन लोगों का कोई खबर है तुम्हारे पास? आप किसकी बात कर रहे चाचा जी? मैं दीपक और रूपक के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी मिले हैं तुमसे? नहीं चाचा जी, आप लोगों के आने के बाद कभी भी किसी से मुलाकात नहीं हुई।
आलोक बेटा, एक बात कहूं, बुरा ना मानना। बोलिए। कभी उधर भी होके आना। वो जो भी हो, मेरे बेटे ही हैं ना। वो लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं ना। ठीक है चाचा जी, वो क्या बड़ी बात है। अगली इतवार को मैं वहां से होके आऊंगा। अभी चलता हूं। ठीक है बेटा, जाओ। किसे चाहिए? दीपक जी। दीपक? दीपक रूपक कलिता फैमिली। हाँ हाँ हाँ, वो लोग तो घर बार बेच के चले गए। बेच दिया? हाँ, लगभग 1 महीना तो हो गया। कोई आता पता? नहीं, अभी तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते हम। ठीक है। क्या क्या कहा तुमने आलोक? उसने घर जमीन सब बेच डाली? हे भगवान, हे भगवान, उन लोगों ने ये क्या कर डाला? नैना, नैना इधर आ। मेरे वो खून चूसने वाला दोनों का कुछ पता है तुम्हें? मैंने पूछा था, लेकिन उनको भी पता नहीं है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुनो, आलोक से सुन लो। तुम्हारे वो दोनों नालायक भाइयों ने मिलकर हमारे घर जमीन सब बेच डाली। क्या? पता है आलोक, बहुत मेहनत से बनाया था मैं इस घर को। इस घर का एक एक ईंट पत्थर में मेरा खून और पसीना का निशान है। नौकरी के पहले ही दिन से एक एक रुपए जोड़कर बहुत उम्मीद के साथ मैंने ये घर बनाया था। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है पिताजी? वैसे भी वो घर अभी आपका नहीं रहा, आपने तो उनके नाम कर दी। हाँ, दे दी थी, पर रहने के लिए दी थी, बेच कर खाने के लिए नहीं। आपने उन्हें दिया, अभी वे वहाँ पर रहे या उन्हें बेच डाले? आप क्यों इतने रूठ गए हैं पिताजी? तू इस बात को समझ नहीं रही है बेटी, कि माँ ने बहुत प्यार से सजाया था इस घर को। पता है आलोक, एक दिन इसकी माँ ने कहीं ऐसा ही एक घर देखा था और बाहर से ही कागज में एक नक्शा बनाकर लाकर मुझे दी और बोली, मैं उनके लिए ऐसे ही एक घर बना दूं। इनकी माँ का मंदिर था वो घर, और जिस कमीनों ने उस घर को ही नहीं, अपनी माँ को भी बेच डाली। चलिए पिताजी, अब अंदर चलिए। जो होना था वो हो गया चाचा जी। अब आप ये सब सोच के अपने शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए। आज मैं उन्हें बद्दुआ देता हूँ आलोक, बद्दुआ देता हूँ। उस घर को बेचकर जितने ही पैसे मिले, उस पैसों का एक फुटी कौड़ी भी उन्हें हजम नहीं कर पाएगा। दीमक लग जाएगी, आग लग जाएगी इन पैसों पर। ये एक बूढ़े बाप का बद्दुआ है। देख लेना आलोक, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। पिताजी, पिताजी अंदर चलिए, मत रोइए आप, चलिए। अब बताओ, काम करके कैसा लग रहा है? सच में बहुत मजा आ रहा है। नौकरी से भी? उससे बहुत ऊपर। नौकरी जैसे रूटीन नहीं है यहाँ, काम करने की छूट है, लगाव है यहाँ। गांव के इन सीधी सारी लोगों की उत्साह देखकर मन में एक जीत पैदा हो गई है। अब तो करना ही है। आलोक, एक बात बोलूं तुमसे? बोलो। बुरा मत मानना, लेकिन जब तुमने पहले मुझे कृषियों के बारे में बोला था ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। सोचा था तुम्हें मेरे लिए और कोई काम नहीं मिला पर आज सच में तुमने मेरे लिए सही काम चुना है। और साथ ही साथ तुम पीएचडी के लिए भी प्रिपरेशन करती रहो। पीएचडी? और मैं? तुम्हें क्या पता नहीं है आलोक, पीएचडी के लिए कितने ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, कितनी रेफरेंस किताबों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें कितने सारे किताबें दे रखा हूँ। हाँ बाबा, दे रहे हो, लेकिन वो सब तो कृषि से जुड़े किताबें हैं, मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड तो कुछ भी नहीं। अरे किसने कहा कि तुम्हें सोशियोलॉजी में पीएचडी करना है? जिस सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहे हो उसके ऊपर करो। क्यों समझे नहीं? तुम्हारा सब्जेक्ट होगा इग्निशन ऑफ रूरल हार्वेस्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, समझे? आलोक, देखो नैना, तुम्हारे 1 साल के कड़ी मेहनत का नतीजा ये फसल।
ये सिर्फ मेरा अकेले का मेहनत नहीं है आलोक। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक ही साल में हमें इतनी कामयाबी मिली। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। इट्स योर ग्रेट सक्सेस नैना। तुमने तो सिर्फ यही खेत देखे हैं, बाकी खेतों को भी देखोगी तो पागल हो जाओगी। ये तो सिर्फ तुम्हारे गांव का एक हिस्सा है, पड़ोसी गांव भी तो देखना है। चलो चलते हैं, है ना? चलो। चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तू यहाँ क्या कर रहा है? रूपक, तुम इधर आ। धीरे से। बात क्या है? लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मिलते ही हड्डी पसली एक कर देंगे। मतलब? दरअसल बात यह है, जमीन बेच के मुझे मिला था 45 लाख और 5 लाख दूसरे से उधारी लिया था फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। 40,000 रुपया भी नहीं मिला। अब सब लोग मुझे ढूंढ रहे, क्या करूँ, इसलिए यहाँ चला आया। मतलब तू भी गाँव जा रहा है? तुम लोग भी? हाँ। क्यों, तेरा बिजनेस का क्या हुआ? फ्लॉप हो गया। उसके भाई के भरोसे सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। दिल्ली की कोई फ्रॉड कंपनी थी, पैसा लेकर भाग गई, सारा पैसा डूब गया। इसके भाई को तो जेल भी जाना था। मेरी किस्मत अच्छी थी, जेल जाने से बच गया। फकीर बन गए। तो अब क्या करते? अपनी इज्जत का परवाह किए बिना पिताजी के पास ही जा रहा हूँ। भूखे पेट तो नहीं सो सकता। तू रोटी की बात कर रहे हैं? जेब में एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। वो देख, बस आ गई। चल चलते हैं। चलो। आज हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में इस गांव को असम सरकार ने आदर्श कृषि केंद्रित गांव के नाम से नवाजा है। असम सरकार ने इस गांव को कृषि क्षेत्र में हर सुविधाएं उपलब्ध की है और इस काम के लिए, कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए, इन कर्म क्षेत्रों में जो लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने सहयोग किया है, उनमें से एक नाम है नैना कलिता जी। जो डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। और साथ में एक साथी है आलोक बरुआ। इन्होंने ही एग्रीकल्चर की स्कीमों के बारे में हमसे बातचीत करके यहाँ की कृषि क्षेत्रों की डेवलपमेंट की है। तो इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। रूपक, हमने आके गलती कर दिया। नहीं आके क्या करते, बिना खाए भूखे मर जाते हम। और हम लोग भारत सरकार से निवेदन करेंगे, ये जो कृषि केंद्रित गांव है उसको नेशनल लेवल पे स्वीकृति दे। क्या बात है, नैना ने कमाल कर दिया। चल।
मैं फिर से कहता हूं, चले जाओ तुम दोनों। मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से। तुम लोगों के मनहूस शक्लें मुझे नहीं दिखना है। नहीं पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत सारी गलतियां की है। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जितना चाहे इतना गालियाँ दीजिए, अपनी गलती सुधारने का एक मौका हटो, दीजिए। छोड़ो मेरे पैर। चाचा जी, ये लोग अपने किए पर शर्मिंदा है, इन्हें माफ कर दीजिए। पर आस्तीन का सांप जहर ही उगलते हैं आलोक, और ये दोनों आस्तीन का ही सांप है, और सांप को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नैना, तू ही पिताजी को समझा कि वो हमें माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दीदी, आज के बाद तू जो कहेंगी वो कर, तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। पिताजी, आपसे माफी मांगने की लायक नहीं हूँ। अब जो भी चाहे वही सजा दीजिए, पर हमारे लिए ना सही, आपके आने वाले नाती के लिए तो माफ कर दीजिए। रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, आने वाले इस मेहमान का क्या होगा? इस परिवार का चिराग कहाँ रहेगा पिताजी? मत रो भाभी, मत रो। पिताजी, अब भैया को क्या सजा देंगे या रूपक के साथ क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन भाभी की इस तरह रोना इस वक्त अच्छा नहीं है। चलो भाभी, अंदर चलो। चाचा जी, ये लोग अपने किए के वजह से बहुत शर्मिंदा है, आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मेरे ये आखिरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। याद रहे, इसके बाद अगर ऐसी गलती हुई तो नैना या आलोक कोई मुझे समझा नहीं पाएगा। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीपक भैया, एक घर को घर बनाए रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। अपने घर को घर बनाए रखें, बहुत खुशी मिलेगी। तुम सही कह रहे हो। भैया, तुम लोग अब अंदर चलो। चलो। तुम्हें क्या लगता है आलोक, ये लोग सच में सुधर गए हैं? मुझे पूरा यकीन है नैना। कहते हैं ना, इंसान अपने गलतियों से सीखता है। हीरे चमकते हैं पत्थरों से खींचने के बाद। इन लोगों ने भी अपने गलतियों से सीखा है, दोबारा गलतियां कभी नहीं करेंगे। काश ऐसा ही हो, तब ये घर जैसे घर बनकर रहेगा। पर मेरे घर को घर बनाएगा कौन? मतलब? अब तो सासा जी के देखभाल के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे शादी के बाद चलाऊं सासा जी से।